Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 15th of November 2021। तो 15 नवंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है, जो कि आएगी ही, इसकी गारंटी मैं ले लेता हूं, तो आप अपना वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिए। इस वाले को है ना, लाइक ज़रूर करना एंड शेयर करना अगर आप कर सको तो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज के सवाल। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के तीसरे बैटल के बारे में स्टेटमेंट्स लिखे हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन द मराठाज एंड द इन्वेडिंग आर्मीज ऑफ अफगान जनरल अहमद शाह अब्दाली। मतलब कि जो तीसरा बैटल था पानीपत का, वो मराठाज और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, द जनरल्स ऑफ द अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है आफ्टर द बैटल द मराठाज लॉस्ट देयर prominent position in North India, which ultimately paved the way for British colonial power to take over। तो इन्होंने कहा है कि जब ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, उसके बाद मराठास ने अपनी पोजीशन लूज कर दी और जो अल्टीमेटली ब्रिटिश कॉलोनियल पावर्स थे उन्होंने टेक ओवर कर लिया। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 2 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पोर्चुगीज इन इंडिया। अब पोर्चुगीज के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है पोर्चुगीज वर द लास्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया एंड वर ऑल्सो द लास्ट टू लीव इंडिया। मतलब लास्ट आए थे और लास्ट गए थे। क्या ये सही है? दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है पोर्चुगीज डिस्कवरी ऑफ द सी रूट टू इंडिया वॉज द फर्स्ट रिकॉर्डेड ट्रिप मेड डायरेक्टली फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। यानी कि जो पोर्चुगीज ने डिस्कवर की थी सी रूट्स टू इंडिया, वो पहली ट्रिप थी जिसको कि रिकॉर्ड किया गया था डायरेक्टली फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। तीसरा है द पोर्चुगीज वर क्वाइट टॉलरेंट टुवर्ड्स ऑल द रिलीजियंस इन इंडिया। तो पोर्चुगीज जो थे वो टॉलरेंट थे टुवर्ड्स द रिलीजियंस इन इंडिया। ये स्टेटमेंट नंबर 3 है। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं। 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, या 1, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 है पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज रिवोक्ड इन 1911 बाय। 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवोक किसने किया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ये 3 सवाल हैं। पॉज करके आप अटेम्प्ट करिए ज़रूर, कमेंट सेक्शन में आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। एंड बेसिकली मैं इसको इसलिए देता हूँ ताकि आपकी ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस हो जाए। हो सकता है कभी क्वेश्चन सरल आए, कभी कठिन आए। आपको तो ये सोचे बिना कि क्वेश्चन कठिन है कि सरल, आपको अटेम्प्ट करना है। यूपीएससी में भी कुछ क्वेश्चन सरल आएंगे, कुछ कठिन आएंगे, है ना। तो वहाँ पर भी आपको सोचने का समय नहीं रहेगा। उसी तरीके की प्रैक्टिस आपको यहाँ करनी है। तो ठीक है, मैं अब आपको आंसर बताता हूँ। आपने आई होप अटेम्प्ट कर लिया होगा। पहला सवाल जो मैंने पूछा था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, उसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। मराठा आर्मी एंड अफगान जनरल अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये बैटल हुआ था। एंड दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि मराठास की जो पोजीशन थी नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली जो पूरा ये वाला पार्ट था, यहाँ पे इनकी पोजीशन बहुत डाउन हो गई थी। और इसके बाद अल्टीमेटली मौका मिल गया था एक तरीके से ब्रिटिशर्स को भी, कॉलोनियल पावर्स को भी, कि वो एक तरीके से अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना कर रख लें। तो दोनों स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। सी विल बी द आंसर। अब दूसरा सवाल बहुत अच्छा था। पोर्चुगीज के रिगार्डिंग जो पूछा गया था, पहला स्टेटमेंट देखो इसमें गलत है, क्योंकि पोर्चुगीज तो फर्स्ट आए थे ना, लास्ट कहाँ आए थे? पोर्चुगीज तो सबसे पहले वास्को डा गामा 1498, 1498 अगर आपको याद हो तो उसमें कैलिकट में वो लैंड किए थे, ज़ेमोरिन, और इसके बाद अल्बुकर्क, अल्मीडा, इन सब का नाम आप जानते होंगे, है ना। दीज वर द पर्सन्स हु केम टू इंडिया एंड ये एक्चुअली फर्स्ट थे पोर्चुगीज, ये लास्ट नहीं थे आने वालों में से, ये फर्स्ट थे। इसमें से पोर्चुगीज ही था आपका जो वास्को डा गामा था। ही वाज अ पोर्चुगीज ट्रेवलर एंड ही केम टू इंडिया एंड कैलिकट, वो कैलिकट में लैंड किया था। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि फर्स्ट सी रूट जो थी डायरेक्ट ट्रांसफर था यूरोप टू इंडिया, ये बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अगर आप पोर्चुगीज़ का देखोगे ना, तो ये प्रोटेस्टेंट और ये सब जो कैथोलिक्स वाला मूवमेंट है बहुत ज़्यादा यहाँ पे चला था। और पोर्चुगीज़ खुद बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीम स्टेट ऑफ रिलीजन में बिलीव करते थे, और कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट कोई मतलब उस मेंटालिटी से बिलोंग करते थे, इसलिए दे वर नॉट टॉलरेंट टुवर्ड द रिलीजन्स इन इंडिया, बहुत ज़्यादा टॉलरेंट नहीं थे। तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। एंड इनफैक्ट पोर्चुगीज़ में तो मतलब पुर्तगाल का जो रीजन था, वहाँ पर तो बहुत सारा वायलेंस भी हुआ है रिलीजन को लेकर के, है ना। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पर रिलीजन को लेकर के वायलेंस होता आया है, ये बहुत ज़्यादा टॉलरेंट नहीं है, ठीक है ना। तो ये तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। पहला तो गलत है ही। आंसर विल बी 2 ओनली, यानी कि बी।
क्वेश्चन नंबर तीसरा मैंने पूछा था बंगाल का पार्टीशन रिवोक किसने किया था। तो ये चार ऑप्शंस जो है इनमें से आंसर है लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग वाज द पर्सन हु रिवोक्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911। वैसे हुआ कब था पार्टीशन ऑफ बंगाल? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, है ना, 16 अक्टूबर 1905, आई थिंक 1905 में 16 अक्टूबर को हुआ था। एंड उस समय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन वॉज द पर्सन हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, स्वराज और ये सारी चीज़ें इंडिया में ली गई। स्वराज, सेल्फ रिलायंस, स्वदेशी, है ना, ये सब हमने अपनाया उसके बाद 1905 के बाद ही अपनाया। स्वराज, सेल्फ रिलायंस एंड स्वदेशी, ये सारी जो आइडियोलॉजीज थी। आगे मूव करते हैं, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे आज के लिए मैं जो लाया हूं आपके लिए वो है, व्हाट आर द हार्मफुल इंपैक्ट्स ऑफ साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग के, बुली करना करते हैं ना जैसे लोग, तो साइबर बुलिंग के क्या हार्मफुल इंपैक्ट्स हैं आपको बताने हैं। एंड हाउ कैन साइबर बुलिंग बी स्टॉप्ड, किस तरीके से साइबर बुलिंग को आप स्टॉप कर सकते हो, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है ना। और आप में से कई लोग जो आंसर लिख रहे हैं और कई लोग मुझे सेंड भी करते हैं। आई फील वेरी प्राउड व्हेन यू पीपल राइट द आंसर। सही बताऊं मैं तो आई फील वेरी प्राउड व्हेन यू पीपल सेंड मी द आंसर। आई थिंक रिजुता या रितुजा वाज द पर्सन हु सेंट मी द आंसर। वेरी गुड आंसर, वेरी वेरी गुड आंसर, है ना। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया। एंड रजत इज ऑल्सो राइटिंग वेरी गुड आंसर्स, एवरी डे ही इज राइटिंग। सो यू मस्ट लर्न फ्रॉम दीज पर्सन। हिमांशु हैज रिटन मेनी आंसर्स, है ना। एंड ये वो लोग हैं इनमें से, जैसे आई थिंक हिमांशु इज द पर्सन हु हैज क्लियर्ड द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज वेल। एंड कई एक बच्चे हैं जो हमारे चैनल के में अटैच्ड हैं। आई डोंट नो वेदर they are from our channel or not, but they have sent me the message that they have cleared the prelims examination. I feel really proud for you people. Keep writing the answers and I'm sure धीरे धीरे आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। कीप वर्किंग हार्ड। आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस में। आज एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है जो कि हिंदू में तो नहीं आई है लेकिन इंपॉर्टेंट है। नासा विल लॉन्च इट्स फर्स्ट प्लेनेटरी डिफेंस टेस्ट मिशन। अब नासा जो है एक प्लेनेटरी डिफेंस टेस्ट मिशन जो है वो लॉन्च करने वाली है। प्लेनेटरी डिफेंस यानी कि प्लेनेट को बचाने का, प्लेनेट के डिफेंस में। अर्थ को क्या होता है, कई बार आपने एक न्यूज़ देखी होगी, कई बार आपने देखा होगा कि एक एस्ट्रॉइड का टुकड़ा आ रहा है, एक एस्ट्रॉइड आ रहा है जो कि अर्थ से टकरा जाएगा, यहाँ हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा, है ना, पास से निकल जाएगा, है ना। तो कई बार हमने ये चीज़ देखी है। और ऐसे में नासा जो है एक मिशन लेकर के आया है, डार्ट मिशन जिसको बोलता है। डार्ट यानी कि, नहीं डार्ट खेले हो ना आप लोग, डार्ट जिसमें अरे क्या होता है, उसमें एक टारगेट रहता है, उसमें टारगेट में मारना रहता है, उसमें 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट ऐसे करके मिलता है। तो डार्ट जो गेम है, दैट इज द उसी के नाम पे ये मिशन है जिसका नाम नासा ने डार्ट रखा है, डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। नाम क्या है? डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट इसका नाम रखा गया है। द मिशन विल बी लॉन्च्ड ऑन अ SpaceX Falcon 9 रॉकेट। तो SpaceX के Falcon 9 रॉकेट के थ्रू ये लॉन्च किया जाएगा। नासा का मिशन है डार्ट। डार्ट का फुल फॉर्म है डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। नाम क्या है? डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। आप सबको एस्टेरॉइड तो पता है ना, जुपिटर मार्स की बेल्ट के बीच में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा जो है वो सेरेस है। ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, एक तरीके से ये बहुत पहले के हेवनली बॉडीज़ के ही टुकड़े रहते हैं जो एक्चुअली रिवॉल्व करते रहते हैं, प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है ना। तो डार्ट जो है वो टेक्नोलॉजी क्या काम करेगी, बेसिकली इट्स अ काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक। काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक है। इसका यूज़ कैसे किया जाता है, एक्चुअली में जो एस्ट्रॉइड अर्थ की तरफ मूव कर रहा होगा या अर्थ को जिस एस्ट्रॉइड से थ्रेट होगा उसके ऊपर इसको लॉन्च किया जाएगा। और जब ये एस्ट्रॉइड उससे क्रैश करेगा, मतलब ये जब ये डार्ट मिशन जब उससे क्रैश करेगा तो उस क्रैश की जो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी होगी उसके थ्रू वो एस्ट्रॉइड की डायरेक्शन को चेंज करने का काम करेगा। तो डार्ट मिशन जो डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट एक्चुअली में इसी कारण है कि एस्ट्रॉइड्स के ऊपर अटैक करके एस्ट्रॉइड्स की डायरेक्शंस को चेंज करना है, ठीक है ना। स्पेस क्राफ्ट को क्रैश कर किया जाएगा एस्ट्रॉइड पे, एंड जो एस्ट्रॉइड होगा उसकी डायरेक्शन को चेंज किया जाएगा, ठीक है ना। आफ्टर द स्पेस क्राफ्ट हैज कोलाइडेड विद द एस्ट्रॉइड, साइंटिस्ट विल स्टडी इट्स इम्पैक्ट ऑन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द एस्ट्रॉइड विद द रेंज ऑफ टेलीस्कोप डिप्लॉयड ऑन डिफरेंट रीजन्स। तो जब इस पर क्रैश किया जाएगा उसके बाद एस्ट्रॉइड में क्या चेंजेस आए, उसकी ट्रेजेक्ट्री में क्या चेंज आए, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी थ्रू द टेलीस्कोप्स। बहुत सारे टेलीस्कोप्स जो डिप्लॉयड हैं उनके थ्रू ये देखा जाएगा कि इसकी कोर्स में क्या चेंज आया, किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई और किस तरीके से इसमें आया, ठीक है ना।
The study will help the scientists to understand whether the kinetic effect of a spacecraft impact could successfully deflect asteroid or not. तो ये भी देखना है कि क्या स्पेसक्राफ्ट की जो मतलब कि जो क्रैश का इम्पैक्ट है वो क्या जो काइनेटिक एनर्जी स्पेसक्राफ्ट की होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी टू द एस्ट्रॉइड, एंड इस कारण से वो क्या करेगा, एस्ट्रॉइड की डायरेक्शन को चेंज करेगा. बट क्या उसका इम्पैक्ट इतना हो सकता है कि वो एस्ट्रॉइड की डायरेक्शन को चेंज कर दे, ये भी स्टडी करने में मदद मिलेगी. और एक बार अगर ये सक्सेसफुल हो गया, अगर एक बार ये सही हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है फ्यूचर में जो अर्थ को कहते हैं कई बार खतरा रहता है एस्ट्रॉइड्स का, वो नहीं रहेगा. तो डार्ट मिशन, नासा का मिशन याद रखना. आई थिंक आपको मैंने रेलिवेंस बता दी है. और इसमें जो एस्ट्रॉइड चुना गया है वो चुना गया है, इसको याद रखिएगा. टारगेट ऑफ द स्पेसक्राफ्ट इज अ स्मॉल मूनलेट, जिसको मूनलेट है जिसका नाम है डिमोरफोस नाम रखा गया है. डिमोरफोस ऑर्बिट्स अ लार्ज एस्ट्रॉइड नेम्ड डिडिमॉस. तो एक एस्ट्रॉइड है डिडिमॉस जिसको एक मूनलेट है रिवॉल्व कर रहा है. मूनलेट उसके अराउंड, उसको बोलते हैं डिमोरफोस और डिडिमोस, याद रखेगा. डिडिमोस एस्ट्रॉइड है, डिडिमोस एस्ट्रॉइड के अराउंड डिमोरफोस जो है वो रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, एंड उसी को टारगेट किया जाएगा. तो इसको क्यों चुना गया है? फर्स्ट, द डिडिमोस एंड डिमोरफोस डू नॉट पोज एनी थ्रेट टू अर्थ. इनको चूज करने का रीजन एक तो ये है कि ये अर्थ को अभी कोई थ्रेट नहीं पहुंचा रहे. तो मतलब जैसे अगर ये इसके ऊपर अटैक भी करते, इसके ऊपर क्रैश भी करते, तो इसका अर्थ के ऊपर कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. Didymos is eclipsing binary, which means that it has moonlet that regularly orbits the asteroids. The scientists can see it whether it passes in front of the main asteroid. Due to this, Earth-based telescopes can make the most precise observation. तो यहाँ पे अगर इसको इसलिए भी चुना गया है ताकि अर्थ-बेस्ड जो टेलीस्कोप्स हैं वो प्रिसाइज मेजरमेंट्स कर सकें, है ना. एंड चूंकि डिडिमोस जो है वो इट इज एक्लिप्सिंग बाइनरी, मतलब कि इसका मूनलेट इसके साथ रहता है, एस्ट्रॉइड के साथ रहता है, इसके अराउंड ही रोटेट करता रहता है. तो इसके जो कैलकुलेशंस है वो ज़्यादा इजीली और ज़्यादा अच्छे से हो पाएंगे. ठीक है ना. अगली जो न्यूज़ है वो सीबीआई ईडी चीफ्स कैन नाउ हैव 5-year टर्म. अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक ऑर्डिनेंस लेकर के आ गए हैं. प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने एक ऑर्डिनेंस को प्रमलगेट किया है, और इस ऑर्डिनेंस के मार्फत क्या होगा अब कि जो ईडी के चीफ हैं या सीबीआई के जो चीफ हैं उनके टर्म्स को तीन साल तक एनुअल बढ़ाया जा सकता है. मतलब 1 साल बढ़ाया, फिर 1 साल और बढ़ाया, फिर 1 साल और बढ़ाया, 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है. तब तक बढ़ाया जा सकता है जब तक इन टोटल उस चीफ का जो टर्म है वो 5 साल का ना हो जाए. याद रखेगा 5 साल तक के लिए टर्म्स बढ़ाए जा सकते हैं. 2 साल तो ऑलरेडी थे, ईडी और सीबीआई के 2 साल अभी ऑलरेडी थे. ठीक है ना. 2 साल अभी ऑलरेडी ईडी और सीबीआई के थे. लेकिन अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अब 1-1 साल करके 3 साल तक और उनका टर्म बढ़ाया जा सकता है, ताकि वो 5 साल तक, टोटल 5 साल तक का टर्म होना चाहिए. मतलब कि 2 साल जो उनके अभी के माने आए और इसके अलावा 3, अगर 1 साल है तो 4 साल तक, मतलब ये कुल मिलाकर के 5 साल तक का टर्म टोटल हो सकता है. अब उसके लिए वो 1-1 साल का एक्सटेंशन ले सकते हैं. ठीक है ना. दैट इज द थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड. देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है द सीबीआई एंड ईडी फ्रॉम 2 years टू अप टू 5 years. अभी तक 2 साल का था, 5 साल का था, 5 साल का हो गया है. ये ऑर्डिनेंस के थ्रू किया गया है, ऑर्डिनेंस का रूट अपनाया गया है इसको करने के लिए. अब जो सीबीआई है, सीबीआई का डायरेक्टर है, उनके लिए जो इन्होंने एक्ट अमेंड किया है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंतर्गत अमेंडमेंट किया है. और जो ईडी है उनके लिए इन्होंने ईडी के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 को अमेंड किया है. ठीक है ना. तो सीबीआई के लिए इन्होंने दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 को अमेंड किया है, और ईडी के लिए इन्होंने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 को अमेंड किया है. ठीक है ना. एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जरूर याद रखनी है सीबीआई के बारे में, मैं आपको बता दूं, सीबीआई इज नाइदर स्टैट्यूटरी नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. सीबीआई इज नाइदर स्टैट्यूटरी नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल. और स्टैट्यूटरी क्यों नहीं है? आपका दिमाग तो ये बोलेगा कि सर ये तो चूंकि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत है तो इसलिए इसको मतलब वो होना चाहिए, आप कहेंगे. लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि सिंपल सी बात है कि सिर्फ एक्ट से पावर ये ले रहा है. ठीक है ना. सिर्फ एक्ट से ये पावर ले रहा है, ये उसके अंतर्गत बना नहीं है, क्रिएट नहीं हुआ है. ठीक है ना. तो दैट इज द थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ उसके इस एक्ट के थ्रू पावर ले रहा है, ना कि ये उसके अंतर्गत बना है.
ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और ईडी तो आप सबको पता होगा कि ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है। दैट इज अ थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी ईडी दो एक्ट्स देखता है, ये भी आपको याद रखना है, दो एक्ट देखता है। एंड इनमें से एक तो आपका फेमा है, फेमा 1999 का, जिसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 बोलते हैं। एंड दूसरा है पीएमएलए 2002, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो ईडी इन दो एक्ट्स के अंतर्गत बेसिकली काम करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ऑर्डिनेंस के बारे में। ऑर्डिनेंस जो होता है वो बेसिकली आर्टिकल 123 आर्टिकल याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत है। एंड ऑर्डिनेंस जो है बेसिकली प्रमलगेट करने के लिए रेटिफाई करता है प्रेसिडेंट। एंड ऑर्डिनेंस का एक लॉ के बराबर ही इम्पैक्ट होता है। एंड लॉ के लिमिटेशंस भी लगते हैं, जैसे जो नॉर्मल लॉ में लिमिटेशंस लग रहे हैं वही ऑर्डिनेंस में भी लिमिटेशंस लगते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। एंड जब हाउस बैठता है, नहीं बैठ रहा है, कोई एक हाउस भी अगर नहीं बैठ रहा है तो ऑर्डिनेंस यहाँ पे लाया जा सकता है। मतलब ऑर्डिनेंस कब लाया जा सकता है, जब एक हाउस या दोनों हाउस सिटिंग ना कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो कि लॉ पास करना ज़रूरी है, बट अभी चूंकि हाउस नहीं आया है, सिट कर रहा है, तो ये बेसिकली ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा ये सारी चीज़ें, बेसिकली दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड कुछ लिमिटेशन ज़रूर हैं, जैसे कि पहली लिमिटेशन है कि प्रेसिडेंट कैन प्रमलगेट एन ऑर्डिनेंस only when both the houses are not in session or only one house is in session। जब दोनों हाउस सेशन में ना हो या एक हाउस सेशन में ना हो तो ही प्रेसिडेंट जो है वो प्रमलगेट कर सकता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। दूसरा देखो यहाँ पे लिखा है फॉर एन ऑर्डिनेंस टू बी प्रोमलगेटेड सच सर्कमस्टांसेस शुड बी देयर विच डीम इट नेसेसरी फॉर प्रेसिडेंट टू लेजिस्लेट थ्रू ऑर्डिनेंस। मतलब ये भी होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि प्रेसिडेंट उसको ऐसे ही मतलब हर चीज़ में अब ऑर्डिनेंस ही पास कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब तब तक ऑर्डिनेंस पास ना किया जाए जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो और प्रेसिडेंट को ये ना लगे कि भैया बिना वेट ही नहीं किया जा सकता जब तक पार्लियामेंट बैठे, और इस कारण से उसको ऑर्डिनेंस लाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि हर मैटर पे ही वो ऑर्डिनेंस लेकर के आ जाए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे हम देख लेते हैं इसके और कुछ चीज़ें, जैसे आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है एक, आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1970 का केस है, आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एग्जामाइन की थी एक ऑर्डिनेंस की। उसमें उन्होंने कहा था बेसिकली कहा था कि ऑर्डिनेंस हैड बीन पास्ड प्राइमरली टू बाईपास द डिबेट एंड डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर। तो उन्होंने प्रेसिडेंट के डिसीजन के बारे में ये कहा था कि ये ऑर्डिनेंस केवल इसलिए पास किया गया है ताकि जो डिबेट है, डिस्कशन है जो पार्लियामेंट में होना चाहिए, उसको बाईपास किया जा सके। दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब देखो होता क्या है कि 38th अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसने कि क्लॉज 4 इंसर्ट किया था आर्टिकल 123 में। 38 यानी कि 38वां अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसने कि 123 आर्टिकल के अंतर्गत क्लॉज 4 डाला था, जिसमें स्टेट किया गया था दैट प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन व्हाइल प्रमलगेटिंग एन ऑर्डिनेंस वाज फाइनल एंड कुड नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। तो 38th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 123 आर्टिकल में 4th क्लॉज ये बोलता है कि प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फैक्शन है वो फाइनल है और प्रेसिडेंट के सेटिस्फैक्शन को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन 44th अमेंडमेंट जो हुआ उसने रिवर्स कर दिया एंड प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन जो है टू ब्रिंग द ऑर्डिनेंस जस्टिसिएबल बना दिया। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डिनेंस आप पास तो कर सकते हो, लेकिन जो प्रेसिडेंट के जो रीजनिंग है या प्रेसिडेंट ने क्यों किया है उसको आप क्लेम कर सकते हो इन कोर्ट ऑफ लॉ और कोर्ट उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है ना, याद रखिएगा दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। कोर्ट्स उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर अगली चीज ये है कि ऑर्डिनेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन दोज सब्जेक्ट्स ऑन विच द इंडियन पार्लियामेंट कैन मेक लॉ। तो ऑर्डिनेंस केवल उन्हीं सब्जेक्ट्स में पास किया जा सकता है जिनके लिए लॉ बना सकता है इंडियन पार्लियामेंट। ऑर्डिनेंस कैन नॉट टेक अवे द राइट्स ऑफ द सिटीजंस दैट आर गारंटीड बाय द फंडामेंटल राइट्स। ऑर्डिनेंस, अब एक और चीज बताऊं आपको कि जब पार्लियामेंट दोनों हाउसेस सिटिंग में आ जाएंगे तो उसके 6 हफ्ते यानी 6 वीक्स के अंतर्गत आपको ऑर्डिनेंस को अप्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा। और ऑर्डिनेंस जो हो सकता है वो उसकी जो मैक्सिमम लाइफ हो सकती है वो कितनी हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस हो सकती है 6 मंथ
6 वीक, याद रखेगा, क्योंकि दो हाउसेस के बीच में कितना समय हो सकता है आने का, 6 मंथ तक का समय हो सकता है, तो 6 मंथ हो गए, और हाउस के आने के बाद 6 वीक और हो सकता है, तो 6 मंथ 6 वीक्स ये मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस हो सकती है, अगर उसको अप्रूवल ना दिया गया तो। अगर अप्रूवल दे दिया गया तो हाउसेस के द्वारा, तो वो लॉ बन जाएगा। लेकिन एक ऑर्डिनेंस की जो मैक्सिमम लाइफ है वो 6 मंथ एंड 6 वीक ही रह सकती है। ये क्वेश्चन आया है कई बार, इसको याद रखना, 6 मंथ 6 वीक वाला कंसेप्ट जरूर याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली जो न्यूज है, डिलीवरिंग ऑफ S-400 सिस्टम्स हैव बिगन। तो S-400 क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है। हमको कौन सी कंट्री प्रोवाइड कर रही है? हमको प्रोवाइड कर रही है रशिया। इशू क्या है? इशू यह है कि अमेरिका जो है वो काटसा 2017 में लेकर के आए थे, यानी कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट लेकर के आए थे, जिसमें उन्होंने सारी कंट्रीज को माँ की कसम दी थी और ये कहा था कि भैया अगर आप में से किसी ने भी ईरान के साथ या नॉर्थ कोरिया के साथ या रशिया के साथ दोस्ती करने की कोशिश की तो उस दिन से कट्टी और खी कर लेंगे आपके साथ। एंड कट्टी और खी वाली बात इन्होंने कर ली थी, और दांत के नीचे से वो उंगली का नाखून काट के बोले कि हम कट्टी हो जाएंगे आप लोगों से और आपके ऊपर क्या करेंगे, सैंक्शंस लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये कट्टी वाली चीज़ सुन करके बहुत सारी कंट्रीज़ ने रशिया से और नॉर्थ कोरिया से और ईरान से दोस्ती तोड़ दी और कहा कि भैया उसको तो पसंद नहीं है, राजम को पसंद नहीं है, तो मैं आपसे दोस्ती नहीं करूँगा, है ना। तो स्वामी ने ऐसा कह दिया। तो दैट इज द थिंग विच वाज हैपनिंग टिल नाउ। और अब इंडिया ने, लेकिन जो इंडिया है वो उसने कहा है कि नहीं, मैं दोस्ती करूंगा और देखता हूँ कौन है राजम, कौन क्या करता है। वो गधा लेके आता था ना जो उसमें, अब आप लोग समझ गए होंगे, जिसने समझ गया दे आर वो उनकी बहुत सही सही है, मतलब वो लोग, तो जो समझ गया वो समझ जाए कि इसमें फिर इंडिया ने कहा कि नहीं, मैं करूँगा, S-400 की डील करूँगा बाकायदा, और जिसको जो करना है कर ले। एंड अमेरिका वही चीज़ कर रही है। अमेरिका सोच रहे हैं अमेरिका की क्या किया जाए ना, कि इससे दोस्ती रखी जाए इंडिया से या दोस्ती तोड़ दी जाए, तो उसके ऊपर अभी डिसीजन हुआ नहीं है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है कोल फेज डाउन इज अ राइट। मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म यह है कि COP26 हुआ, अब उसका जो डॉक्यूमेंट है ये सब बन रहा था, उसमें एक टर्म यूज कर रहे थे ये लोग पहले, फेज आउट, कोल फेज आउट टर्म यूज कर रहे थे। लेकिन इंडिया और इन सारी कंट्रीज के दबाव के कारण अब जो टर्म यूज हो रहा है वो फेज डाउन हो रहा है ना, फेज डाउन टर्म यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे इंडिया के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल सही टर्म है, क्योंकि इंडिया का अपना खुद का राइट है। मतलब कोल बजट के ऊपर इंडिया का भी राइट है ना। सारी डेवलप्ड कंट्रीज डेवलप हो गई, अब उन्होंने अपना डेवलपमेंट कर लिया बाकायदा, और अब बोल रहे हैं कि भैया फेज आउट करो कोल को, जल्दी कोल पावर प्लांट्स को हटाओ, बंद करो ये सारी चीज़ें। तो दैट शुड नॉट हैपन। इंडिया ने यहाँ पे निगोशिएट किया और ये कहा कि हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल जरूर जाएंगे, और इसके लिए लेकिन अभी हम कोल को फेज आउट नहीं लिख सकते, वी विल बी फेज डाउनिंग इट। तो फेज डाउन टर्म यूज किया गया है, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। जो टर्म यूज किया गया है वो फेज डाउन यूज किया गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है ना, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। वो जो आपको टर्म देगा वो आपको टर्म यही देगा कि फेज आउट लिख देगा, और वहाँ पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि यू माइट गेट कंफ्यूज, एंड वहाँ पे गलती हो सकती है, ठीक है ना। तो वो अगर गलती आपसे आप बचना चाहते हैं तो दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। अब एक यहाँ पे रिपोर्ट आई है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर रिपोर्ट, है ना। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि जिन कंट्रीज ने कहा है कि 2030 तक हम इतना एमिशन कट कर देंगे, तो उन सारी कंट्रीज के एमिशन को अगर हम काउंट कर लें तो भी इस सेंचुरी यानी कि 2100 तक जो टेम्परेचर राइज है वो 2.4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर ने कहा है कि अगर आप इतना सब कुछ करते भी हैं तो भी आपका 2.4 या 2.5 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जो है वो होने वाला है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है पड़ेगा। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर ने ये कहा है कि अगर आप सारी चीज़ें फॉलो करते हैं 2030 तक, जो कंट्रीज़ ने अपने NDCs यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस दिए हैं, तो ये तब भी टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब क्लाइमेट, ये आपको दिख रहा होगा ना, ये फोटो जो है पूरी, तो वही सारी पेरिस एग्रीमेंट की डील क्या है कि भैया 1.5 डिग्री तक टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना है, और 1.5 तक नहीं पॉसिबल हो पाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिग्री तक, तो 2 डिग्री तो बिल्कुल वो है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 1.5 डिग्री तक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको या थोड़ा नोट कर लेना। 1.5 डिग्री तक देखो ग्रीन है, मतलब अगर 1.5 डिग्री तक टेम्परेचर को आप रोक पाते हो तो बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ अगर आप ऊपर देखोगे कि जैसे ही 1.5 से 2 डिग्री पे आता है तो येलो हो जाता है, मतलब थोड़ा सा फिर उसमें रिस्क बढ़ता है। फिर आप देखेंगे 2 से 3 डिग्री तक बिल्कुल ऑरेंज हो जाएगा, और 3 से 4 में तो फिर ये रेडी हो जाएगा, और 4 के बाद तो ग्रे हो जाएगा, मतलब कि ग्रेवयार्ड बन जाएगा, ग्रे से ग्रेवयार्ड हो जाएगा। तो 4 डिग्री के बाद तो ग्रेवयार्ड बनने वाला है, 3 से 4 के बीच में ये रेड हो जाने वाला है, 2 से 3 के बीच में ऑरेंज है, और 1.5 से 2 के बीच में येलो है। तो ये आप देख सकते हैं, दैट विल बी थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अगर 2030 के टारगेट्स को देखें तो 2.4 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर करंट पॉलिटिक्स के हिसाब से रियल वर्ल्ड एक्शंस को देखें तो 2.7 डिग्री तक बढ़ेगा। लेकिन अगर प्लेजेस और टारगेट्स पूरे किए जाते हैं, फुल इंप्लीमेंटेशन किया जाता है, तो 2.1 तक बढ़ेगा। और अगर हम और ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर के काम करें, जीरो टारगेट्स को जैसे पूरा कर लें, तो 1.8 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ पाएगा। तो ये क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर की रिपोर्ट है, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर एक इंडिपेंडेंट कहना चाहिए साइंटिफिक एनालिसिस है, जो कि बेसिकली ट्रैक करते आ रहे हैं 2009 से, याद रखिएगा ये इंडिपेंडेंट है और 2009 से चला आ रहा है। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर 2009 से इंडिपेंडेंट एक तरीके से रिपोर्टिंग है, ये आप याद रख सकते हैं, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ मूव कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो न्यूज़ है वो एडिटोरियल पार्ट में है, देखते हैं कौन सा एडिटोरियल हमको डिस्कस करना है। तो पहला जो ट्यूटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है क्रिएटिंग सेफ डिजिटल स्पेसेस। अब ये जो क्रिएटिंग सेफ डिजिटल स्पेसेस हैं ये टारगेट कर रहे हैं साइबर बुलिंग को, है ना। तो अब जो है आजकल थ्रेट्स, तो बुलिंग हमेशा से हार्मफुल रही है। देखो अगर हम बोलें कि बुलिंग का क्या इम्पैक्ट है, तो बुलिंग का इम्पैक्ट तो स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा पड़ता आया है। स्टूडेंट्स पे, गर्ल्स को अगर आप बुली करो या अगर आप बच्चों को करो तो उनका जो प्रॉपर डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है, वो डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। दूसरी चीज़, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसकी कमी आ जाती है, इंट्रोवर्ट में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो बुलिंग के इम्पैक्ट्स ऑलरेडी रहे हैं। अब एक नया जो इम्पैक्ट शुरू हुआ है आजकल, जो नई चीज़ शुरू हुई है वो है साइबर बुलिंग, है ना। साइबर बुलिंग एक नई चीज़ है जो कि शुरू हो गई है, जिसमें साइबर या कंप्यूटर के माध्यम से जो हरासमेंट है वो किया जा रहा है। काफ़ी रिपोर्ट्स, काफ़ी सर्वेस किए गए जिसमें ये देखने को मिला कि जो गर्ल्स हैं वो बहुत ज़्यादा साइबर बुलिंग की, साइबर थ्रेट्स की मतलब कहना चाहिए कि उसके कारण एक्सप्लॉइट होती आई हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन भी होता आया है, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन भी होता आया है, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ हैपनिंग। और ये सारी चीज़ें जो है इनका बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। निगेटिव इम्पैक्ट मैंने जैसे ऊपर जो बताया ना वैसे ही इम्पैक्ट है। कई बार हमने सुसाइड तक के केसेस देखे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ये जो साइबर बुलिंग है या बुलिंग है, इनके थ्रेट्स के कारण हमने कई बार सुसाइड्स तक देखे हैं। इसी कारण से जो रैगिंग है या सारी चीज़ें इनको मना किया जाता है कि रैगिंग वैगिंग बंद की जाए, कि ये भी एक तरीके से बुलिंग होती है, इट्स अ फॉर्म ऑफ बुलिंग ऑनली, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वेरियस रिपोर्ट्स हैव इंडिकेटेड इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक एविडेंस ये भी आया दैट साइबर बुलिंग हैज़ निगेटिव कंसिक्वेंस ऑन द एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। तो यहाँ पे एक देखो ये एक चीज़ लिखी है कि ये रिपोर्ट्स के मुताबिक जो साइबर बुलिंग है उसके निगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं एजुकेशन पे, हेल्थ पे एंड वेलबींग पे। तो 2019 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, 144 कंट्रीज का डेटा लिया गया था, यूनेस्को की रिपोर्ट थी बिहाइंड द नंबर्स एंडिंग स्कूल वायलेंस एंड बुलिंग। तो ये यूनेस्को की एक रिपोर्ट है, बिहाइंड द नंबर्स एंडिंग स्कूल वायलेंस एंड बुलिंग। ये 2019 में रिपोर्ट आई थी, यूनेस्को की रिपोर्ट थी, बिहाइंड द नंबर्स एंडिंग स्कूल वायलेंस एंड बुलिंग। इसने हाईलाइट किया था दैट द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम विद ऑलमोस्ट 1 in 3 स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड रिपोर्टिंग बीइंग बुलीड एट लीस्ट वंस इन द प्रीसीडिंग मंथ। तो यहाँ पे इन्होंने कहा था कि हर तीन में से एक बच्चा ऐसा है जिसको कभी ना कभी किसी ने बुली किया था पिछले 1 महीने में। तो ये उस समय का डेटा, सोचो मतलब कितना ज़्यादा। साइबर बुलिंग प्रिवेंशन आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड पूरी तरीके से बुलिंग को ही रोकना चाहिए, क्योंकि इससे जो विक्टिम रहता है यानी कि जो स्टूडेंट होता है या जो गर्ल होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा निगेटिव इंपैक्ट होता है, उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है वो नहीं पॉसिबल हो पाता बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ठीक है ना। 58% ऑफ द गर्ल इन द एशिया पैसिफिक रीजन रिपोर्टेड ऑनलाइन हैरेसमेंट। 58% गर्ल्स ऐसी हैं एशिया पैसिफिक रीजन में जिन्होंने ऑनलाइन हैरेसमेंट या साइबर बुलिंग कहना चाहिए एक तरीके से उसको रिपोर्ट किया है।
अब यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि इम्पैक्ट जो है बहुत ज़्यादा ग्रेव होता है, हेल्थ पे तो पड़ता ही पड़ता है, मेंटल स्टेट पे पड़ता है, और कई बार हमने सुसाइड तक के केसेस देखे हुए हैं, ठीक है ना। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो स्टूडेंट्स बुली होते हैं दे फील दैट दे आर बीइंग लेफ्ट आउट, एंड वो अपने आप को एक तरीके से सबसे काट के अलग कर लेते हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब कि हायर टेंडेंसी रहती है कि दे लीव द फॉर्मल एजुकेशन आफ्टर फिनिशिंग द सेकेंडरी स्कूल, ठीक है ना। तो फिनिश कर लेते हैं वो अपने स्कूल्स को फिनिश कर लेते हैं, ठीक है ना, याद रखना है, मतलब फॉर्मल एजुकेशन से वो निकल जाते हैं फिर सेकेंडरी स्कूल पास करने के बाद। फिर यहाँ पे एक और चीज़ है कि कैसे आप टैकल करें। तो एक्चुअली में सिर्फ ये स्कूल प्रेमाइसेस की बात नहीं है, एजुकेशन सिस्टम बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। सबसे पहली बात तो एजुकेशन के माध्यम से ही लोगों के अंदर एक बिहेवियरल, बच्चों के अंदर एक बिहेवियरल चेंज, ऐसे बच्चों को समझाया जाना चाहिए, है ना। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है साइबर बुलिंग में रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया अगर आप कोई बुली कर रहा है आपको, या आप कहीं बुली हो रहे हो, तो आप उसको रिपोर्ट करो। अगर आप रिपोर्ट नहीं करोगे तो उसका आपको सोल्यूशन मिलेगा नहीं, आप अंदर ही अंदर ऐसे घुटते रहोगे, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिपोर्टिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ मस्ट थिंग, ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड इसके अलावा ऑथर ने कहा एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ऑनलाइन सेफ्टी के रिगार्डिंग, एंड सपोर्ट करते हैं पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। तो टीचर्स के ऊपर ही बहुत ज़्यादा दारोमदार रहता है, ठीक है ना। और यूनेस्को ने पार्टनरशिप की है एनसीईआरटी के साथ ऑन सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन टाइम्स ऑफ कोविड-19। यहाँ याद रखिएगा, यूनेस्को ने एनसीईआरटी के साथ एक स्टडी की है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन टाइम्स ऑफ कोविड-19, एंड ये एक इज इम्पॉर्टेंट है, दैट कैन बी इन फॉर यूजफुल रेफरेंस। तो इसको आप याद रख सकते हैं, सेफ डिजिटल स्पेसेस कैसे बनाया जाए। दूसरा चीज़, गवर्नमेंट को भी सेफ डिजिटल स्पेस, साइबर मॉनिटर्स, इस तरीके की चीज़ें की देखा, आप थोड़ा साइबर मॉनिटर्स ये इस तरीके से चीज़ें आप देखें कि कहीं ऐसे इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें तो नहीं है। एंड इसके अलावा गाइडलाइंस आप निकालें, आप स्ट्रिक्ट फॉलो करें कि क्या पनिशमेंट हो सकती है फॉर दैट अगर कोई साइबर बुली करता हुआ पाया गया तो। फिर इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि एक्सेस टू सेफ इंक्लूसिव एंड हेल्थ प्रमोटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट सारे बच्चों को मिलना चाहिए, हेल्थ प्रमोटिंग सेफ एनवायरनमेंट मिलना चाहिए हर प्रकार के बच्चों को, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, एंड किसी भी प्रकार के वायलेंस इनको दूर रखना है। तो दीज आर ऑल द थिंग्स विच वी लर्न फ्रॉम दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे देखते हैं, कैसर हिंद इज अरुणाचल स्टेट बटरफ्लाई। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश की जो स्टेट बटरफ्लाई है उसका नाम है कैसर हिंद। याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश के स्टेट बटरफ्लाई का नाम क्या है, कैसर हिंद। ये क्वेश्चन नहीं बट बटरफ्लाई का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है यूपीएससी ने 2017 में, उन्होंने पूछा था आई थिंक कि इसमें से ब्लू मॉर्मोन का पूछा था, आई थिंक ब्लू मॉर्मोन कौन से स्टेट की बटरफ्लाई है। तो इस तरीके से पूछ सकते हैं। कैसर हिंद अरुणाचल प्रदेश के, इसको याद रखेगा। एंड द कैबिनेट मीटिंग इसने अप्रूव किया विच वॉज टेकिंग प्लेस इन द पक्की टाइगर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही है, वहाँ पर इन्होंने अप्रूव किया। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि पक्की टाइगर रिजर्व 2047 डिक्लेरेशन क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट एंड रिस्पॉन्सिव अरुणाचल प्रदेश भी इन्होंने लाया। तो 2047 पक्की टाइगर रिजर्व डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, ये भी ये लेकर के आए, डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज पक्की टाइगर रिजर्व 2047 का ये लेकर के आए हैं। कैसर हिंद, जिसको टीनोपैल्पस इम्पेरियलिस बोलते हैं, टीनोपैल्पस इम्पीरियलिस, याद रखेगा, टीनोपैल्पस इम्पीरियलिस, जिसका मतलब होता है एम्परर ऑफ इंडिया, है ना, कैसर हिंद। इस बटरफ्लाई का जो विड्थ है वो क्या है, विंग स्पैन कितना है, 92.20 mm है, एंड 6 स्टेट्स में पाई जाती है अलॉन्ग विद द हिमालयन स्टेट्स। याद रखिएगा, 6 स्टेट्स में पाई जाती है, ऐसा नहीं कि किसी एक ही स्टेट में पाई जाती है, 6 स्टेट्स में पाई जाती है। एंड ये नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, सदर्न चाइना में भी पाई जाती है, ये भी याद रखेगा। एंड बटरफ्लाई टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भी इसको ये किया गया है, बटरफ्लाई टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। एंड ये वैसे शेड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आती है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 2 में आती है। तो ये भी आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल इजीली बढ़ सकते हैं। चाहे तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने इस बार का वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप जीत लिया है।
है ना, ठीक है ना। वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने जीत ली है। एंड इसके अलावा जो फाइनल था वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया, जिसको मैं कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही बुरी तरीके से कहना चाहिए न्यूजीलैंड को हराया इस मैच में, है ना। अगर आपने मैच देखा हो तो आप समझ जाएंगे। आगे मूव करते हैं, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में आते हैं। इंक्रीज इन द डिजिटल कनेक्टिविटी बट देयर आर मेनी हु आर स्टिल लेफ्ट आउट। तो यहाँ पे डिजिटल डिवाइड की बात की गई ऑथर द्वारा। हमने वैसे कई बार ये बात की है, फिर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या होता है, कई लोगों के पास डिजिटल टेक्नोलॉजी अभी भी नहीं है। कोविड-19 के बाद हमने देखा था कि डिजिटल एजुकेशन को बढ़ाया गया, ऑनलाइन क्लासेस रखी गई, ये सारी चीज़ें स्कूल्स में की गई, बट बहुत कम लोग थे जो उसका बेनिफिट ले पाए। 20 से 30% ही बच्चे हैं जो उसका बेनिफिट ले पाए। 60, 70, 80% बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल उसको टच ही नहीं कर पाए, ठीक है ना। अगर सर्वे में देखा जाए तो 47% ऑफ द पॉपुलेशन आर इंटरनेट यूज़र्स। एक सिग्निफिकेंट जंप जरूर है, क्योंकि 2017 तक 19% सर्वे में ऐसे लोग थे जो कि इंटरनेट यूज़ करते थे। अब 47% के आसपास का आंकड़ा आ रहा है। मतलब कि अभी भी लेकिन बहुत ज़्यादा 51% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं, 50%, आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट की एक्सेस ही नहीं है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ अवेयरनेस की कमी है। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एक अगर डिवाइसेस हैं तो डिवाइस में इंटरनेट नहीं है ना। डिवाइस ही नहीं है कहीं पे, डिवाइस में कहीं इंटरनेट नहीं है, कहीं पे इंटरनेट ही नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल हर्डल्स तो बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। कहीं पे केवल एक डिवाइस है, जैसे मान लो स्कूल एजुकेशन है तो कहीं पे केवल एक मतलब पहले अपन स्कूल की बात कर रहे हैं तो केवल एक डिवाइस है मान लो, तो वो पढ़ने के काम आएगा कि किसी दूसरे काम आएगा कि कोई इसको लेकर के जाएगा, ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। तो एजुकेशन में भी बहुत सारा हमने देखा कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं थी, लोगों को कनेक्टिविटी ही नहीं मिल पाई है, ठीक है ना। और कहीं पे डिवाइसेस ही नहीं थे, ये सारे इश्यूज थे। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम भी इम्पैक्ट हुआ है ना। वर्क फ्रॉम होम में भी सेम प्रॉब्लम्स आई। इंटरनेट की स्पीड कहीं का दिक्कत हो रहा है, कहीं वीसी में नहीं बैठ पा रहे हैं, कहीं पे आवाज़ कट रही है, कहीं पे एक ही डिवाइस है पूरे घर में। अब बच्चा भी है और आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, बच्चे की ऑनलाइन क्लास भी है और आपको वर्क फ्रॉम होम भी करना है, तो आप नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हेल्थ भी इम्पैक्ट पे पड़ा, हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि टेली हेल्थ या जो टेली मेडिसिन थी, यानी कि जो हेल्थ कंसल्टेशंस थे ऑनलाइन, ये सब में भी प्रॉब्लम आई है। कई लोगों ने हेल्थ कंसल्टेशन लिया है, कई लोगों ने हेल्थ कंसल्टेशन नहीं लिया। तो ये डिजिटल हेल्थ डिवाइड एक तरीके से डिजिटल हेल्थ डिवाइड भी है। तो यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग जो पॉइंट, एजुकेशन, वर्क फ्रॉम होम और हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बताया आपको ये आर्टिकल, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। अगली जो न्यूज़ है वो है नोरो वायरस आउटब्रेक। अब नोरो वायरस का जो आउटब्रेक है वो कहाँ हुआ है, ये आउटब्रेक हुआ है केरला में देखने को मिला है, ठीक है ना। केरला वायनाड वाली जो जगह है वो केरला में ये नोरो वायरस का आउटब्रेक देखने को मिला है। नोरो वायरस क्या है, ये एक्चुअली में डायरियल वायरस है, ठीक है ना। डायरिया का है, एक्यूट डायरियल डिसीज बोलते हैं। नोरो वायरस डिसीज को क्या बोलते हैं, एक्यूट डायरियल डिसीज बोलते हैं। डायरिया की प्रॉब्लम होती है, वैसे तो ये जरूर जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिग्री में जब खराब हो जाए हालत तो ये इट कैन बी हार्मफुल ऑल्सो एंड हाईली कंटेजियस है, फीकल रूट के थ्रू कंटेजियस है। हाइजीन इसका एक सोल्यूशन है, ऑथर ने जो इसमें बताया वो हाइजीन इसका सोल्यूशन बताया कि आपको साफ सफाई रखनी है, हाथ 2 बार धोने हैं, है ना, ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा है, साफ सफाई रखनी है। हाइजीन से बहुत ज़्यादा इस पर इम्पैक्ट पड़ता है। एक्चुअली में अगर आप देखें तो नोरो वायरस एक इंपॉर्टेंट कॉज है एक्यूट नॉन बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस इन चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट। तो बच्चों में भी और एडल्ट्स में दोनों में हो सकती है ये। एंड ये अभी वायनाड में इसको पाया गया है, इसके आउटब्रेक को देखा गया है। एंड there are over 20 million cases of acute diarrheal disease caused by norovirus and they are reportedly annually in US। यहाँ पे फूड बॉर्न इन्फेक्शन के रूप में ये होता है ना। US में भी होता है, ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं होता, है ना। तो दैट इज़ द थिंग। पहले इसको नॉर्वाक के नाम से जाना था। नॉर्वाक जो है ओहायो में एक जगह है नॉर्वाक, वहाँ पे 1968 में इसका डायरियल आउटब्रेक देखा गया था, तो इसको नॉर्वाक वायरस बोलते थे। लेकिन जब सेवरल स्मॉल स्टमक फ्लू वायरसेस जब लिंक कर दिए गए इससे, तो उसको नोरो वायरस इनकी कैटेगरी बना दी गई, नोरो वायरस कैटेगरी बना दी गई, एक्यूट डायरियल डिसीज के रूप में इसको याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। और इन्फेक्शन जो होता है इसमें एक्यूट ऑनसेट ऑफ नॉजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया, ये सारी चीज़ें होती हैं। सिम्टम्स 12 से 48 घंटे तक चलते हैं एंड कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन वही रेस्ट करो और रिहाइड्रेशन करो, पानी थोड़ा पियो, तो ये सब सेल्फ लिमिट हो जाता है, ठीक हो जाता है, ठीक है ना। ये आप याद रख सकते हैं। तो ये दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ये इंपॉर्टेंट था। और
यहाँ पे लास्ट जो आर्टिकल है वो चाइनीज चेक ऑन एल्गोरिदम्स जो है, ये एक्चुअली में लिखा गया है रिगार्डिंग द एल्गोरिदम्स। जैसे कि आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं, आपके हिसाब से प्रोडक्ट ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा जंप आया है, अभी रिसेंटली देखने को मिला है। तो उसका रीज़न यहाँ पे एक तरीके से है कि जब आप जाते हैं ऑनलाइन तो वहाँ पे एल्गोरिदम्स के थ्रू वो सेट रहता है और आपको वही प्रोडक्ट दिखते हैं जो आपने सर्च किए होते हैं, जो आपकी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स आने लगते हैं। यहाँ पे मैंने ये जो आर्टिकल बताया ना, इसके रिकमेंडेशन सिस्टम को समझाने के लिए बताया है। एक्चुअली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिकमेंडेशन सिस्टम्स। एल्गोरिदम्स में 3 तरीके के रिकमेंडेशन सिस्टम्स रहते हैं। पहला जो रिकमेंडेशन सिस्टम रहता है, देखो यहाँ पे लिखा है कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, दूसरा है कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग और तीसरी है हाइब्रिड मेथड। ये लिख लो, मैंने इसीलिए आपको ये आर्टिकल, सारे आर्टिकल्स मैं इसीलिए बता रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कहीं पे भी आप जाते हो ई कॉमर्स में, अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, जोमेटो में, आपके हिसाब से फूड कैसे आता है, क्योंकि वो फिल्टर करते हैं। फिल्टर कैसे करते हैं? कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग करते हैं या कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग करते हैं या हाइब्रिड मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग है ये क्या है? कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग अप्रोच जो है बेसिकली एक ऑनलाइन साइट यूज़ करती है प्रोडक्ट रेटिंग डेटा गैदर्ड फ्रॉम वेरियस यूजर्स टू रिकमेंड द आइटम्स। मतलब ये कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग क्या है? जब आप लोग रेटिंग देते हैं, भैया 5 स्टार कितने लोगों ने दिया, 4 स्टार कितने लोगों ने दिया, इन सबको देख करके उनको समझ आता है कि एक कोलैबोरेशन से रेटिंग निकलती है, तो इन्होंने ये कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग हो गई, ठीक है ना। तो तब ये रिकमेंड करते हैं, मतलब ये प्रोडक्ट हो सकता है आपकी ज़रूरत का ना हो, लेकिन इसकी रेटिंग अच्छी तो आपको दिखा देते हैं, ठीक है। दूसरा जो मेथड है वो कौन सा है? कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग। ये इम्पर्सनल डेटा है, ये मतलब कौन से कीवर्ड्स आप रन कर रहे हो, है ना, ये सब गूगल में आपने क्या सर्च किया है, तो जैसे ही आपके सर्च, आपके कीवर्ड्स, इनके बेसिस पे फिर ये आपको कंटेंट दिखाएंगे, ठीक है ना। और इसमें बेसिकली पर्सनल डेटा की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन वही कीवर्ड्स और टर्म्स जो सर्च किए गए उनके बेसिस में कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग की जाती है, ठीक है ना। ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स कोलैबोरेटिव और कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग को यूज़ करते हैं, और ये जब दोनों मिक्स हो जाता है तो वो बनता है आपका हाइब्रिड रिकमेंडेशन सिस्टम। तो कंटेंट और कोलैबोरेशन दोनों को जोड़ दिया तो बन गया क्या? हाइब्रिड सिस्टम बन गया। जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, नेटफ्लिक्स स्टार भी देखता है और आपकी सर्चेस भी देखता है। तो आपने जैसे एक तरीके की मूवी देख ली तो उस तरीके में जो हाईएस्ट रेटेड मूवीज है उनको आगे लगा देगा। तो मतलब कि रेटिंग वाला फंडा कोलैबोरेटिव का यूज कर लिया और कंटेंट वाला फंडा आपके टर्म्स का, आपके व्यू को देख के कर लिया। तो ये 3 मेथड्स आप लोग को याद रख लेना है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, एंड ये आप याद रख सकते हैं। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।